नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। गांव में जबरदस्त भाजपा विरोधी लहर, जेजेपी विधायक ने कराई रायशुमारी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव चरम पर है। राज्य में 25 मई को मतदान है। तमाम पार्टियों में हलचल है, लेकिन वो हलचल अगले विधानसभा चुनाव को लेकर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के 6 महीने बाद है। सबसे ज्यादा परेशान जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं। कुछ तो कांग्रेस के समर्थन में खुलकर आ गए हैं, कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए। ऐसे में टोहाना के जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने अपने मतदाताओं के बीच जनमत सर्वेक्षण करा डाला। इस जनमत सर्वेक्षण के नतीजे दिलचस्प आए। टोहाना में शनिवार शाम को उनके इसके आंकड़े जारी किए, जिससे पता चलता है कि उनके मतदाता भाजपा से नाराज नजर आए, जबकि बबली भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जेजेपी विधायक बबली पार्टी आला कमान से बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार तक नहीं किया। वो काफ़ी दिनों से यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो अगला राजनीतिक फैसला क्या ले, क्योंकि उनके कुछ साथी विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि वो भाजपा सरकार के समर्थन में थे। अपने मतदाताओं से यह बात पूछने के लिए कि वो किधर जाए, बबली ने एक जनमत सर्वेक्षण करवाया। बबली का दावा है कि लगभग 73.5% समर्थकों ने उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है, यानी बबली जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। वर्तमान नेतृत्व लोकतंत्र और प्रेस स्वतंत्रता का अपराधी है। 3 अक्टूबर 2023 को डिजिटल न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुरकायस्थ पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पोर्टल पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंडिंग प्राप्त की है। दिल्ली पुलिस ने हड़बड़ी में अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ही पुरकायस्थ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। कोर्ट में पेशी से पहले पुरकायस्थ के वकील तक को सूचित करना जरूरी नहीं समझा। उन्हें इतना भी नहीं बताया गया कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी बात को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की पीठ ने न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए उन्हें 15 मई को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दे दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तथाकथित जांच में प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ चीन से फंडिंग के साक्ष्य मिलने का दावा किया, जिसे आधार बनाकर अगस्त 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक और इसके संपादक पुरकायस्थ के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर प्रश्न उठाते हुए विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन न करने के कारण प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को ही अवैध ठहरा दिया है। स्लोवाकिया के कवि ने अपने प्रधानमंत्री पर गोली चलाई। यूरोपीय राष्ट्र स्लोवाकिया के 56 वर्षीय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर बुधवार 15 मई की शाम चहल पहल भरे सार्वजनिक स्थल पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दागी गई। गोली दागने वाला कोई पेशेवर हत्यारा या किसी आतंकी गिरोह का सदस्य नहीं, वरन सिंटुला पक्की उम्र का एक स्लोवाक कवि है। नाम जुराज सिंटुला, आयु 71 वर्ष, खाते में कविताओं की 3 किताबें। स्लोवाकिया मध्य यूरोप का छोटा सा राष्ट्र है। क्षेत्रफल फकत 49,035 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या तकरीबन 55 लाख। उसी छोटे से देश के कवि हैं जुराज सिंटुला। छमाही से कुछ ज़्यादा अरसा बीता है कि रॉबर्ट फिको चुनाव में विजयी हुए थे। उनके साथ यह अमंगल प्रसंग मंगल के अगले दिन तब घटा जब राजधानी ब्रतिस्लाव के करीब 180 किलोमीटर दूर हांडीलोवा में वह सांस्कृतिक केंद्र के बाहर लोगों को संबोधित कर रहे थे। सिंटुला ने अपने लाइसेंस शुदा हथियार से उन पर नज़दीक से गोलियां दागी, जिससे भगदड़ मच गई, मगर सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने हमलावर को दबोच लिया और उसके मुश्कें कस दी। घटना अप्रत्याशित है। सिंटुला के कवि होने से कुछ ज़्यादा ही हैरत अंगेज। कवि के लिए शब्द ही उसका कवच है और शब्द ही आयुध। राजनेताओं पर हमलों का सिलसिला नया नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वकालिक महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या थिएटर में हुई थी। आज से करीब 60 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी दिन दहाड़े गोलियों का शिकार हुए। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षाकर्मियों ने गोली से बींध दिया था। राजीव गांधी को लिप्टे के आत्मघाती दस्ते ने मारा। मगर स्लोवाकिया का वाकया अलहदा है। इसमें हमलावर एक कवि है जो अपनी चिंताएं, अपनी हताशा, अपनी क्षोभ और अपनी स्वप्न शब्दों से व्यक्त करता है। हिंसा, रक्तपात और अराजकता उसके सरोकारों में नहीं होते। मोदी हरियाणा पहुंचे तो राहुल गांधी ने किसानों के लिए 3 संजीवनी भेजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हरियाणा पंजाब के किसानों को उन 3 काले कानूनों की याद दिलाई जिन्हें PM मोदी लाए थे और बाद में माफी मांगकर उन्हें वापस ले लिया था। हालांकि उसके पहले किसानों को इसके लिए लंबा आंदोलन चलाना पड़ा था। राहुल ने शनिवार को कहा, नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए थे, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी की 3 संजीवनी किसानों से जुड़ी है और हरियाणा पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव के आगामी चरण यानी 6ठा और 7वां इन्हीं बेल्ट में है। उसी के मद्देनजर राहुल ने 3 संजीवनियां घोषित की है। जानिए कौन कौन सी है राहुल की 3 संजीवनियां। राहुल की 3 संजीवनियों में से पहली संजीवनी है MSP की गारंटी, दूसरी संजीवनी है कर्ज माफी और GST मुक्त किसानी और तीसरी संजीवनी है 30 दिनों के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान।
राहुल गांधी ने कहा कि इन 3 संजीवनी रूपी गारंटियों के साथ साथ हम गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने और युवाओं की 1 लाख की पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ भी किसान परिवारों को मिलेगा। राहुल ने कहा, भाजपा ने किसानों पर लाठियां बरसाई, उनकी राहों में किले बिछाई, कांग्रेस उनके लिए प्रगति की राह बनाएगी। कर्ज से मुक्त खुशहाल किसानों के साथ अब हाथ बदलेगा हालात। पीएम मोदी ने शनिवार को हरियाणा फिर से गारंटी बांटी। हरियाणा की रैली में उनके सुर जरा बदले हुए नजर आए। आपका संकट बढ़ा, मालीवाल केस में विभव कुमार सीएम आवास से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह घटनाक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा मालीवाल की शिकायत के बाद विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने के 2 दिनों बाद सामने आया है। मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर गए तो विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 बार थप्पड़ मारे, उनकी छाती और पेट पर बार बार लातें मारी। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मालीवाल को क्राइम सीन समझने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर ले गई थी। 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान भी दर्ज किया गया। विभव कुमार ने भी सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई। विभव ने आरोप लगाया कि मालीवाल ने जबरन और अवैध रूप से मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया था। उनका यह दावा भी था कि दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने उन पर हंगामा करने और हमला करने की कोशिश की। विभव कुमार ने यह भी दावा किया कि राज्यसभा सांसद का इरादा आप प्रमुख केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने का था और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त एकजुटता, भाजपा परेशान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को महाराष्ट्र की 48 में से 46 सीटें जीतने का दावा किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने चुनावी भाषणों से लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। खड़गे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं के साथ मीडिया को संबोधित किया। मुंबई के बीकेसी मैदान में महापरिवर्तन रैली में शुक्रवार को विपक्षी एकता प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी सपा प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल हुए थे। इस रैली में विपक्ष को भीड़ के नजरिए से जबरदस्त कामयाबी मिली। यही वजह है कि उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लोगों को इस तरह भड़काने का काम नहीं किया जैसा वह कर रहे हैं। बार बार लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। खड़गे ने कहा, एनडीए 200 सीटों से आगे नहीं जा पाएगी। मोदी 5 जून को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राम मंदिर को बुलडोजर से गिराने और कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करने के पीएम मोदी के बयान पर खड़गे ने शनिवार को कहा कि हमने कभी किसी पर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया। मोदी उन चीज़ों के बारे में झूठ बोलते हैं और लोगों को भड़काने की आदत है जो कांग्रेस कभी नहीं करेगी या जिन चीज़ों को लागू करना असंभव है। बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को बाराबंकी और हमीरपुर में मतदाताओं को डराते हुए कहा था, अगर कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई तो अयोध्या में राम मंदिर को बुलडोजर से गिरवा देगी। हालांकि मोदी अपनी इस बात के जवाब में कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली है। अफगानिस्तान में बाढ़ से 370 की मौत, 1600 लोग घायल, 6000 घर बहे। तालिबान सरकार ने मदद के लिए सेना तैनात की। अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से हो रही भारी बारिश के कारण 370 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1600 लोग घायल हैं। तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान घोर प्रांत में हुआ है। यहाँ शनिवार को बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए तालिबानी सरकार ने वायुसेना के लोगों को मदद के लिए भेजा है। तालिबान के प्रवक्ता मौलवी अब्दुल ने बताया कि इलाके में अभी भी कई लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण घायलों तक मदद पहुंचाने में बचाव दल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अफगानिस्तान के बदखा, घोर, बलगान और हेरात समेत पूरे अफगानिस्तान में अब तक 6000 से ज़्यादा घर बह चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 12 मई को बताया कि अचानक आई बाढ़ ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। अकेले बगलान में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ अभी भी 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल के मुताबिक अफगानिस्तान में बाढ़ के कारण अलग अलग जिलों में हजारों घर, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और सैकड़ों जानवर बह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति (RC) के मुताबिक अफगानिस्तान में ज़्यादातर राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कई टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। CS के बाहर RCB प्लेऑफ में पहुंची। आज RR SRH में कोई एक टॉप 2 में करेगा फिनिश। इंडियन प्रीमियर लीग में ग्रुप स्टेज के 68 मैच खत्म हो चुके हैं। शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराया। इस नतीजे से बेंगलुरु ने 14 पॉइंट्स के साथ बेहतर रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि चेन्नई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। प्लेऑफ की चारों टीमें पक्की हो जाने के बावजूद लीग स्टेजों का आखिरी दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे स्थान पर फिनिश करने वाली टीम अभी पक्की नहीं हुई है। नंबर 2 के लिए आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को संघर्ष करना होगा। पहला मुकाबला SRH और PKKs के बीच होगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में RR का मुकाबला KKR से होगा। इन दोनों मैचों का रिजल्ट कुछ भी हो, KKR नंबर 1 और RCB चौथी नंबर पर ही रहेगी। यानी कोलकाता का क्वालिफायर 1 और बेंगलुरु का एलिमिनेटर मुकाबला खेलना तय है।
बर्थडे शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी लगता है इनकम टैक्स। रिटर्न भरते समय इसकी जानकारी देना जरूरी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना है। ITR फाइल करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं में से एक है आपको मिले गिफ्ट्स की सही जानकारी देना। ITR फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट की जानकारी भी देनी होती है। ऐसे में आपको ITR भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन आपको गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स के बारे में बता रहे हैं। गिफ्ट्स को माना जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक कीमत के गिफ्ट मिले हैं तो आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी भी गिफ्ट पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में कुल गिफ्ट्स पर लगता है। दिवाली या किसी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स को इनकम ऑफ अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आय माना जाता है। इसे आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है, इसलिए इनकम टैक्स ITR फाइल करने समय इसकी जानकारी देनी होती है। इस पर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होता है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स में ये चीज़ें शामिल हैं: चेक या कैश में मिली 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम, जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा हो, 50,000 रुपये से ज़्यादा की ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीज़ें, अचल संपत्ति के अलावा 50,000 रुपये से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी। 8 राज्यों के 49 सीटों पर वोटिंग कल। राजनाथ, स्मृति समेत 9 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में। राहुल रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, TMC ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। इस पेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। वहीं केरल की वायनाड सीट से अलावा राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 5वें फेज में 695 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिलाएं केवल 12% हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक इस फेज में 615 उम्मीदवारों में से 23% यानी 159 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 227 यानी 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की संपत्ति है। केवल एक उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी यूपी की झांसी से भाजपा उम्मीदवार अनुराग शर्मा हैं। उनके पास 212 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 543 लोकसभा सीटों के चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। 20 मई तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।